सभी को मेरा नमस्कार। हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अपनी पिछली 3 कक्षाओं में रचना शिक्षण के संबंध में बहुत कुछ जान चुके हैं। ये आज हमारी रचना शिक्षण की अंतिम क्लास है। रचना शिक्षण के अंतर्गत हम रचना शिक्षण क्या होता है, मौखिक रचना क्या होती है, लिखित रचना क्या होती है, ये पढ़ चुके थे। और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि रचना शिक्षण के लिए कौन कौन सी विधियों का प्रयोग किया जा सकता है। और इसके साथ ही मैंने आपको पिछली कक्षा के अंत में बताया था कि रचना किस चीज़ की जाती है। तो रचना के अंतर्गत या रचना शिक्षण के अंतर्गत बच्चे को सिखाया जाता है पत्र लिखना और निबंध लिखना। ठीक है, पत्र लिखना और निबंध लिखना सिखाया जाता है। तो आज हम इन दोनों पे बात करने वाले हैं, पत्र रचना पे और निबंध रचना पे। और इसमें भी सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पत्र रचना पे। पत्र रचना, देखिए पत्र लिखना एक कला है। ये हमारी प्रत्यक्ष होने वाली बातचीत का स्थानापन्न है, यानी प्रत्यक्ष होने वाली जो बातचीत है उसके स्थान पर पत्र के द्वारा भी किसी तक अपने विचार या अपनी बात पहुंचाई जा सकती है जो सामने ना मौजूद हो आपके, यानी अप्रत्यक्ष हो। हम लिख करके पत्र उस तक भेज सकते हैं, अपनी बात को उस तक पहुंचा सकते हैं, अपने विचारों को पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ पे जो पत्र लेखन एक रचना है, इसीलिए एक कला है, इसीलिए क्या किया जाता है कि पत्र लिखना प्राथमिक स्तर पर ही बच्चों को सिखा दिया जाता है। आप सभी जानते हैं बच्चों को पत्र रचना एक आई थिंक 2nd या 3rd क्लास के बच्चे को भी लेटर लिखना आता है अच्छी तरह से, चाहे वो हिंदी में हो चाहे वो इंग्लिश में हो। तो 2nd 3rd क्लास में ही बच्चे को पत्र रचना में एक्सपर्ट बनाया जाता है, लेटर राइटिंग करना उसको सिखा दिया जाता है। तो इस तरह से ये जो पत्र होते हैं, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ये कितने प्रकार के होते हैं। तो ये पत्रों के अगर प्रकारों की बात करें तो 3 प्रकार के पत्र होते हैं। व्यक्तिगत पत्र, व्यक्तिगत पत्र, फिर होते हैं व्यावसायिक पत्र, और उसके बाद होते हैं प्रशासकीय पत्र। ठीक है, व्यक्तिगत पत्र, प्रशासकीय या फिर पहले व्यावसायिक पत्र और फिर प्रशासकीय पत्र। तो यहाँ पे देखिए व्यक्तिगत पत्र किसे लिखे जाते हैं, हम अपने मित्रों को, अपने सगे संबंधियों को जो पत्र लिखते हैं वो व्यक्तिगत पत्रों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, हम अपने मित्रों को, अपने सगे संबंधियों को, अपने परिवार के लोगों को जो पत्र लिखते हैं वो पत्र कहलाता है व्यक्तिगत पत्र। इसके बाद व्यावसायिक पत्र, व्यवसाय से संबंधित जो भी पत्र लिखे जाते हैं वो व्यावसायिक पत्र कहलाते हैं। जैसे किसी कंपनी को, किसी व्यापारी को जो पत्र लिखे जाते हैं माल के या वस्तु के संबंध में, वो सभी पत्र व्यावसायिक पत्र कहलाते हैं। इसके अलावा प्रशासकीय पत्र क्या होते हैं, वे पत्र जो किसी अधिकारी या प्रशासन या विभाग को लिखे जाते हैं, किसी भी विभाग को लिखे जाते हैं तो उसे हम कहते हैं प्रशासकीय पत्र। ठीक है, यानी प्रशासनिक किसी विभाग में आपने कोई लेटर पोस्ट किया है या फिर आपने किसी अधिकारी को कोई सूचना देनी है या फिर आपने किसी चीज़ की, किसी अधिकार की मांग करनी है या आपने उनको अपनी किसी समस्या से अवगत कराना है तो वो कहलाएंगे प्रशासकीय पत्र। परिवारजनों को लिख रहे हो, मित्रों को लिख रहे हो तो इसका मतलब वो क्या है, व्यक्तिगत पत्र। आप व्यवसाय से संबंधित बातचीत करने के लिए किसी दूसरे व्यापारी को पत्र लिखेंगे तब वो कहलाएगा व्यावसायिक पत्र। और यहाँ मान लीजिए प्रशासकीय पत्र में आपने अपने मोहल्ले में जो सफाई नहीं चल रही है काफ़ी दिनों से आपके मोहल्ले में, तो आपने नगर निगम में या नगर पंचायत में या जो भी आपके यहाँ आपके ज़िले में है वहाँ पे आपने जा कर के शिकायत दर्ज करानी है नगर पालिका में जा कर के कि
आपके मोहल्ले में कर्मचारी जो हैं सही तरह से बर्ताव नहीं करते या काम नहीं करते हैं या मोहल्ले की सफाई काफ़ी दिन से नहीं हो रही है, तो इसके संबंध में अगर आप नगर पालिका में पत्र लिख करके उनकी शिकायत या फिर इस बारे में सूचना देना चाहते हैं तो वो आपका पत्र कहलाएगा प्रशासकीय पत्र। ठीक है, ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे दिया क्योंकि ज़्यादातर छोटी क्लासेस में ये लेटर भी लिखवाया जाता है, ये पत्र भी लिखवाया जाता है। मोहल्ले की सफाई के संबंध में प्रार्थना पत्र लिखना है हमने, ठीक है। तो इस तरह से हम जब स्कूल में थे तो हमें लिखवाया गया था, तो एकदम से मेरे दिमाग में स्ट्राइक हुई, क्योंकि क्या होता है कि हमारा अचेतन मन होता है ना, हमारी सभी चीज़ें, हमारी जो भी बातें होती हैं भूतकाल की, वो सारी वहाँ होती हैं। जब भी हम दोबारा से वैसा ही कुछ होता हुआ सीन देखते हैं, परिस्थिति देखते हैं, तो वो सब कुछ याद आ जाता है। तो एकदम से मेरे दिमाग में वो चीज़ याद आई कि हमने भी अपने टाइम में स्कूल में ये लेटर लिखा था। फिर अब ये तीनों आपको समझ में आ गए होंगे प्रकार। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि पत्रों के या किसी भी पत्र के कितने भाग होते हैं। चलिए, पत्र के भाग। पत्र के भाग, तो पत्र के भाग होते हैं 7। सबसे पहला, जो लेटर या पत्र लिखने वाला है, प्रेषक का पता व दिनांक, जो भेजने वाला है ना लेटर को, पत्र को भेजने वाला जो है उसका पता और दिनांक सबसे ऊपर वाले भाग में आएगा। ठीक है, सबसे पहले जो पत्र का जो पहला भाग है उसमें या पत्र के स्टार्टिंग में क्या किया जाता है, प्रेषक भेजने वाले का पता और दिनांक आती है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा भाग है वो है संबोधन। संबोधन, ठीक है, संबोधन का मतलब आपने संबोधित करना है। ठीक है, जैसे इंग्लिश में लिखते हैं ना डियर सर, है ना, रिस्पेक्टेड सर, तो वही ये संबोधन है। या फिर पूजनीय पिताजी, घर पे अपने पत्र लिख रहे हो, या फिर आदरणीय पिताजी, है ना, इस तरह से लिखते हो। और अगर आप किसी प्रशासकीय विभाग में कोई पत्र भेज रहे हैं या किसी अधिकारी को लिख रहे हैं तब भी आप लिखते हो ना आदरणीय श्रीमान, या श्रीमान ही लिख देते हो, श्रीमान जी। तो ये संबोधन लिखना जरूरी होता है। तो सबसे ऊपर सबसे पहले क्या आएगा, प्रेषक का पता, भेजने वाले का पता आएगा, और इसके साथ ही दिनांक आएगी, किस दिनांक को पत्र लिखा जा रहा है, और उसके बाद संबोधन आएगा। उसके बाद जो तीसरी चीज आती है, जो इसका तीसरा भाग है वो है अभिवादन। अभिवादन, अब जैसे आप लिखते हैं, मान लीजिए आपके पापा को आपने पत्र लिखा है हॉस्टल से, तब आप क्या करते हैं, तब आप लिखते हैं ना पूजनीय पिताजी चरण स्पर्श। ठीक है, तो अभिवादन किया जाता है। जैसा भी अब जिस भी व्यक्ति को पत्र लिख रहे हैं उसके अनुसार ही आप अभिवादन का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से अगर आप किसी अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं तो आप नमस्कार कर सकते हैं। आप अपने पिताजी, अपने चाचा जी जो आपसे उम्र में बड़े हैं, आप उनको चरण स्पर्श लिख सकते हैं। अपनी माता जी को चरण स्पर्श लिख सकते हैं। आपसे कोई छोटे को, किसी आप अपने छोटे भाई बहन को पत्र लिख रहे हैं तो आप शुभाशीष कह सकते हैं उनको, है ना, स्नेहाशीष कह सकते हैं। इस तरह से आप उनका अभिवादन करेंगे, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप पत्र लिख किसको रहे हैं। और किसी अधिकारी को तो मैंने बता ही दिया, तब आप क्या कर सकते हैं, नमस्कार। ठीक है, चलिए, इसके बाद है अगला भाग, पत्र का क्लेवर। पत्र का कलेवर, अब ये पत्र का कलेवर ये भाग का नाम है। इसमें क्या होगा, तो इसमें आएगी मुख्य बात, जो हमने उस पत्र में सामने वाला व्यक्ति जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसको बतानी है। ठीक है, इसमें वो बताएंगे हम पत्र का क्लेवर, मतलब मुख्य बात, जो भी मैसेज पहुंचाना है, जो भी बात कहनी है हमने पत्र के माध्यम से, वो इस भाग में लिखी जाएगी। ठीक है,
तो पत्र के क्लेवर इस भाग में क्या लिखा जाएगा, इसमें जो मुख्य बात हमने सामने वाले तक पहुंचानी है वो आएगी। इसके बाद नेक्स्ट भाग कौन सा होता है, पत्र की समाप्ति पर अपना संबंध बताने वाले शब्द। ठीक है, पत्र की समाप्ति पर अपना संबंध बताने वाले शब्द। जैसे आपने किसी को पत्र लिखा तो ये सब कुछ हो गया, आपने मेन बात भी बता दी। अब नीचे आप क्या लिखते हैं, आप लिखते हैं ना, जैसे मान लीजिए आप अपने चाचा जी को पत्र लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे चाची जी को नमस्कार, या मेरा नमस्कार कहना। किसी छोटा बच्चे को कहना है तो फिर ऐसे कह देते हैं उसे मेरा प्यार देना। तो वो ये चीज है, ठीक है, संबंध बताना है। और साथ में क्या करना है, लिखते हैं ना, आपका आज्ञाकारी पुत्र, आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपका प्यारा बेटा, ऐसा कुछ। ठीक है, तो पत्र की समाप्ति पर अपना संबंध बताना है कि आपका वो क्या है, आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपका आज्ञाकारी या आपका प्यारा पुत्र। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पे अपना संबंध बताएंगे। उसके बाद लास्ट भाग पे पहुंच गए हैं, अब होगा हस्ताक्षर। ठीक है, हस्ताक्षर करेंगे आप नीचे। अब आप कहेंगे कि हमने तो कभी किसी लेटर में नहीं देखा हस्ताक्षर किए हुए कि हम अपने पिताजी को पत्र लिखें, चाचा जी को पत्र लिखें तो नीचे क्या करें, हस्ताक्षर। नहीं, सही कह रहे हो, नहीं होगा। पर्सनल लेटर्स में, व्यक्तिगत पत्रों में हस्ताक्षर नहीं होंगे, केवल नाम लिखा जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप व्यावसायिक पत्र लिख रहे हैं या प्रशासकीय पत्र लिख रहे हैं तब वहां पे आपको ऐसा करना होगा। ठीक है, व्यावसायिक और प्रशासकीय पत्रों में आप अपने सिग्नेचर करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे। फिर उसके बाद पता। अब कहाँ पता, आप कहोगे कि पता तो ऊपर आ चुका है ना। हाँ बिल्कुल, अब ये किसका पता है, जहां पर आप भेज रहे हैं तो लिफाफे पे पता लिखा जाएगा ना, वो है। तो आप क्या करेंगे, लिफाफे के बाहर आप जहां पे आपको पत्र डिलीवर करना है या पहुंचाना है, जिस तक पहुंचाना है उसका एड्रेस लिखेंगे, उसका नाम और एड्रेस सब कुछ आएगा यहाँ पे लिफाफे पे। ठीक है, तो इस तरह से पत्र के कितने भाग हैं, 7 भाग हैं। प्रेषक का पता व दिनांक आएगा सबसे पहले, फिर संबोधन लिखेंगे, फिर हम जिसको भी पत्र लिख रहे हैं उसके अनुसार अभिवादन करेंगे उसका, फिर मुख्य बात आ जाएगी, फिर उसके बाद पत्र की समाप्ति पर अपना हम संबंध बताएंगे कि आप लिखने वाले जो पत्र हो वो उनके क्या लगते हो। ठीक है, उसके बाद आपके हस्ताक्षर होंगे जो कि पर्सनल लेटर्स में, व्यक्तिगत पत्रों में नहीं होंगे, केवल व्यावसायिक और प्रशासकीय पत्रों में होंगे। और इसके बाद पता आएगा, जिसको भी आपने लेटर पहुंचाना है उसका पता लिफाफे पे लिखा जाएगा। ये है पत्र के भाग। ठीक है, और जो पत्र रचना बच्चे को सिखाई जाती है, और हम अगर बात करें कि पत्र लिखना चाहिए तो कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे ये सारे भागों को सम्मिलित किया जाना ज़रूरी है। इसके अलावा जो भाषा होनी चाहिए वो बिल्कुल सरल होनी चाहिए, ताकि जो बात आप कहना चाहते हैं वो सामने तक पूरी तरह से पहुंच सके। ठीक है, कोई और मीनिंग ना निकलता हो उस बात का, या फिर जो आप बात पत्र में लिखना चाहते हैं वो पूरी तरह से उस तक पहुंचे। पारिवारिक पत्र लिख रहे हैं तो शिष्टाचार के नियमों का पालन करना है, ऐसी भाषा आपने चूज करनी है जिसमें अभद्रता न हो, और आपकी बात को आपने स्पष्टता के साथ लिखना है। ठीक है, और इसके अलावा छोटे छोटे वाक्य और शुद्ध वाक्य लिखने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप लंबे लंबे वाक्य लिख रहे हैं या आपने जो लेटर लिखा है वो 4-5 पेज का लिख दिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेटर शॉर्ट में लिखना चाहिए, जिससे कि आप जो बात उसको कहना चाह रहे हो, जो मुख्य बात कहना चाह रहे हो वो उस तक पहुंच जाए।
तो इस तरह से आपको पत्र रचना करनी चाहिए। कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये इसके भाग हैं, इसके अलावा कितने प्रकार के पत्र होते हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हम जानेंगे निबंध रचना के बारे में। ये रचना शिक्षण में ही आएंगे दोनों, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं हो जाना। ये रचना शिक्षण में ही आएगा, पत्र रचना भी और निबंध रचना भी। निबंध रचना, सबसे पहले मैं बात करूंगी इसी शब्द की, निबंध। निबंध का मतलब है बांधना, ठीक है। निबंध का मतलब पूरी तरह से, अच्छी तरह से किसी चीज को बांधना है। इसमें क्या किया जाता है, हम हमारे जो क्रमहीन विचार हैं, ठीक है, जो मन में मैंने आपको बताया है ना रचना शिक्षण में कि विचार क्या होते हैं, उथल पुथल की अवस्था में होते हैं, अव्यवस्थित होते हैं, क्रम नहीं होता उनका। तो हमने क्या करना है, जो हमारे दिमाग में, जो हमारे मन में उथल पुथल है विचारों की, उनको क्या करना है, क्रम प्रदान करना है, ठीक है, व्यवस्थित करना है। तो विचारों को व्यवस्थित करके एक क्रम में बांधना या सूत्रबद्ध करना क्या कहलाता है, निबंध कहलाता है, ठीक है। किसी एक विषय से संबंधित, क्योंकि इसका एक विषय होता है, टॉपिक होता है निबंध का कि किस टॉपिक पे निबंध लिखा जाएगा। तो निबंध क्या होता है, किसी टॉपिक या किसी प्रकरण या किसी विषय पर जब हम अपने क्रमहीन विचारों को सूत्रबद्ध करने का प्रयास करते हैं या करते हैं, और उसके बाद जो रचना तैयार होती है उसे हम निबंध कहते हैं, ठीक है। तो निबंध का शाब्दिक अर्थ है बांधना, और किस तरह से निबंध का मतलब विचारों को व्यवस्थित कर, क्रमहीन विचारों को व्यवस्थित कर या क्रमबद्धता प्रदान कर उन्हें सूत्रबद्ध करना रचना कहलाता है। और रचना में भी कौन सी रचना, निबंध रचना कहलाता है, ठीक है। तो कुछ नहीं किया जाता, बस विचारों को क्या किया जाता है, एक सूत्र में बांध लिया जाता है। अब इसके बाद जिस तरह से हमने पत्र के प्रकार देखे थे, उसी प्रकार से हम बात करेंगे निबंध के प्रकारों की। तो पत्रों की तरह निबंध भी 4 प्रकार के होते हैं। देखते हैं वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं। निबंध के प्रकार, सबसे पहला प्रकार है भावात्मक निबंध। भावात्मक निबंध। फिर दूसरा प्रकार विचार प्रधान निबंध। फिर उसके बाद कथात्मक निबंध। और इसके बाद है वर्णनात्मक निबंध। ठीक है, ये 4 प्रकार के निबंध होते हैं, भावात्मक निबंध, विचार प्रधान निबंध, कथात्मक निबंध और वर्णनात्मक निबंध। तो देखिए भावात्मक निबंध जो इसका पहला प्रकार है उस पर बात करते हैं। सबसे पहले भावात्मक निबंध जिसमें भाव तत्व की प्रधानता हो, बुद्धि तत्व के अतिरिक्त जहाँ पे भाव तत्व को दिखाया जाए, मन के भावों को दिखाया जाए, तो वहाँ पे जो भी निबंध होगा वो कहलाएगा भावात्मक निबंध। ठीक है, मन के भावों को दिखाना मतलब मनोवैज्ञानिकता की जहाँ पे बात हो रही हो, ऐसा कुछ जो कि बुद्धि तत्व से परे हैं, जहाँ बुद्धि का कोई लेना देना नहीं है, केवल व्यक्ति के मन के भावों को ही प्रधानता दी जाए या उसे ही स्वीकार किया जा रहा हो बुद्धि तत्व की अपेक्षा, तो वहाँ पे हम बात करेंगे कि उस निबंध को हम किस श्रेणी में रखेंगे, भावात्मक निबंध में। विचार प्रधान निबंध, यहाँ पे विचार किया जाता है बहुत ही गूढ़
ज्ञान मिलता है। और इसके अलावा जो भाषा होती है वो भी बहुत गूढ़, बहुत ही संस्कृत निष्ठ या एकदम शुद्ध प्रांजल शब्द होते हैं उसमें, ठीक है। तो इस तरह से, और कैसी भाषा होगी, मुहावरेदार भाषा, लाक्षणिकता लिए हुए भाषा, ठीक है। लक्षणों के आधार पर हमें उस लाइन का अर्थ निकालना पड़ता है। तो विचार प्रधान में जैसे किसी सामाजिक समस्या पर लिखे गए जो निबंध होते हैं वो भी विचार प्रधान निबंध होते हैं। इसके अलावा है कथात्मक निबंध। कथात्मक नाम से ही स्पष्ट है, कथा यानी निबंध पढ़ने पर ऐसा लगता है कि किसी चीज के बारे में स्टेप बाय स्टेप एक स्टोरी पता चल रही है। एक कथा के बारे में हमें ऐसे लगता है हम स्टोरी सुन रहे हैं, ठीक है। तो कुछ निबंध ऐसे होते हैं जो एक कथा के रूप में आगे बढ़ते हैं, उसे हम कहते हैं कथात्मक निबंध। हमें निबंध पढ़ते हुए या सुनते हुए लगता ही नहीं है कि हम निबंध पढ़ रहे हैं। एक कथा, एक स्टोरी चलती है, एक स्टेप बाय स्टेप उस समस्या या उस विषय वस्तु के बारे में हमें पता चलता जाता है। इसके बाद है वर्णनात्मक निबंध। जैसे कोई ऐतिहासिक वर्णन है, ठीक है, किसी जगह की यात्रा का वर्णन हो रहा है, किसी ऐतिहासिक स्थल का वर्णन हो रहा है, तो ऐसे निबंध वर्णनात्मक निबंध कहलाते हैं। इस तरह से निबंध 4 प्रकार के हैं: भावात्मक निबंध, विचार प्रधान निबंध, कथात्मक निबंध और वर्णनात्मक निबंध। अब हमने निबंध के प्रकार पढ़ लिए हैं, अब हम पढ़ेंगे निबंध के भाग। तो निबंध के भाग की बात करें तो किसी भी निबंध के 3 भाग होते हैं। पहला भाग प्रस्तावना, जिसमें क्या बताई जाती है, भूमिका। जिस भी टॉपिक पे निबंध लिखा जा रहा है उसकी भूमिका। फिर प्रसार। प्रसार क्या होता है, इसका निबंध का मुख्य भाग होता है। और उसके बाद है उपसंहार, अर्थात ये इसका अंतिम भाग होता है। ठीक है, इस तरह से निबंध के 3 भाग होते हैं, जिसमें इन तीनों भागों के नाम है प्रस्तावना, प्रसार और इसके साथ ही उपसंहार। देखिए, प्रस्तावना में क्या होता है, जिस भी टॉपिक पे निबंध लिखा जा रहा है उसकी भूमिका बताई जाती है, उसके बारे में थोड़ा सा कह सकते हैं कॉन्सेप्ट बताया जाता है, या फिर जैसे घर बनाने के लिए एक हमें नींव की जरूरत होती है, तो यहाँ पे वो नींव रखी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे उस टॉपिक पे थोड़ी सी भूमिका बनाने की कोशिश की जाती है, कुछ वाक्य लिखे जाते हैं इसमें। ये ज़्यादा लंबा नहीं होती है प्रस्तावना, ऐसे नहीं है कि 1-1.5 पेज की हो जाएगी प्रस्तावना। कुछ वाक्य होते हैं, आप ये मान लीजिए 8 से 10 वाक्य होते हैं जिनमें प्रस्तावना लिखी जाती है, जिसमें कि टॉपिक की भूमिका बताई जाती है। फिर इसके यानी हमने इसके अंतर्गत क्या करना है, आप ये कह सकते हो कि सुनने वाला जो भी हमारा श्रोता है या पढ़ने वाला जो पाठक है, उसकी बुद्धि को हमने हमारे टॉपिक से यहाँ पे इस पॉइंट के अंदर, इस भाग के अंदर रेलेवेंट करना है, जोड़ना है। सामने वाले की बुद्धि को हमारे जो निबंध का टॉपिक है, जो प्रकरण है जिस पर हमारा निबंध वो पढ़ रहा है, सुन रहा है, उसके साथ जोड़ना है, वहां तक लेकर के आया जाता है। किसमें, प्रस्तावना में। इसके बाद देखिए प्रसार। प्रसार का मतलब मुख्य भाग, जो बीच का हिस्सा है वो मुख्य हिस्से की बात हो रही है, जहां पे जिस भी टॉपिक पे निबंध है उसके बारे में विस्तार से बताया जाता है। तो ये क्या होता है, ये विस्तार, यानी कि यहाँ पे मुख्य भाग ये है, मुख्य बात यहाँ पे आएगी इसके अंदर, जिससे भी रिलेटेड है आपका निबंध, जो भी आपके निबंध का टॉपिक है उससे रिलेटेड जो भी सारी सूचना होगी ना, वह सारी की सारी यहाँ पे आएगी, सारी बात यहाँ पे आएगी मुख्य भाग में। प्रसार। अब आप अगर यहाँ पे कोई श्लोक लिख करके, कोई पंक्ति लिख करके अगर उसको डिस्क्राइब करते हैं तो वो बहुत ही अच्छा माना जाता है निबंध में, मतलब एक प्रभावशाली निबंध बन जाता है अगर आप ऐसा करते हैं तो। और अंतिम भाग में पहुंचे उपसंहार में, तो वहां क्या करना है, उपसंहार को ऐसा नहीं है कि आप इसको भी 2-3 पेज का बना दें, नहीं, ये भी कुछ वाक्य होंगे, 5 से 7 वाक्य,
जो आपको आपके द्वारा कही गई बात की समरी करने में हेल्प करेगी, या फिर हम ये कह सकते हैं कि समाप्त करने में। आपने जो बात कही है वो आपने कह दी है इस भाग के अंतर्गत, आप पहले उस बात पे लेके आए प्रस्तावना के अंतर्गत, फिर उसके बाद आपने अपनी बात को यहाँ पे पूरी तरह से कह दिया है, और अब आप लास्ट में जो कंक्लूजन दे रहे हैं या फिर जो मैसेज देना चाहते हैं वो इस भाग में आएगा, उपसंहार। ठीक है, तो इस तरह से निबंध के 3 भाग होते हैं, प्रस्तावना, प्रसार और उपसंहार। पत्र रचना के बारे में हमने जान लिया, निबंध रचना के बारे में हमने जान लिया। ठीक है, पत्र रचना और निबंध रचना मैंने बता दिया है, दोनों ही रचना शिक्षण में ही आते हैं। तो रचना शिक्षण की टोटल क्लासेस, जो कुल क्लासेस हो गई हैं वो 4 हो गई हैं। पार्ट 1 जिसमें मैंने आपको बताया रचना शिक्षण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, फिर हमने मौखिक रचना पे जाना, फिर उसके बाद हमने लिखित रचना पे जाना, और फिर लास्ट क्लास में हमने रचना शिक्षण की विधियां पढ़ी, और आज हमने रचना शिक्षण के अंतर्गत ही पत्र रचना क्या होती है, भाग कितने होते हैं, प्रकार कितने होते हैं, निबंध रचना, निबंध क्या होता है, कितने भाग होते हैं, कितने प्रकार के निबंध होते हैं, ये सब कुछ जान लिया। और इसके साथ ही रचना शिक्षण ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसके बाद हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे व्याकरण शिक्षण। ओके, जय हिंद।